इजरायल लेबनान युद्ध का एक नया वीडियो सामने आ गया है। लेबनान का इजरायली टैंक तबाह करने का दावा। एक तरफ इजरायल है जो लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है और पलटवार लेबनान की तरफ से भी किया जा रहा है। इजरायल लेबनान युद्ध का ये नया वीडियो जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसमें लेबनान का इजरायली टैंक तबाह करने का दावा जो है वो नजर आ रहा है। पलटवार लेबनान भी कर रहा है। ये टैंक इजरायली टैंक और लेबनान में इजरायली टैंक तबाह करने का ये लेबनान की तरफ से दावा किया गया है। ये देखिए किस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशंस के जरिए आगे बढ़ते हुए इजरायली फोर्सेस, और ऐसे में ये इजरायली टैंक और इसी टैंक को लेबनान ने तबाह करने का बड़ा दावा किया है। इजरायली फोर्सेस के टैंक लेबनान ने यह दावा किया कि ये जो धमाका हुआ है, ये जो इजरायली टैंक तबाह होता हुआ नजर आ रहा है इन तस्वीरों में, ये लेबनान की तरफ से किया जा रहा है। और हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस समय मौजूद हैं। आशीष, मतलब मामला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इजरायल जो लेबनान पर एक के बाद एक हमले कर रहा है और पलटवार जितनी गुंजाइश बन रही है लेबनान की तरफ से भी की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। अपने इरादे पहले ही लेबनान और ईरान की तरफ से उन्होंने जग जाहिर कर दिए थे कि इसका स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन होगा, और वही हमें देखने को मिल रहा है कि अब जिस तरह से इजराइल ग्राउंड पे भी घुस करके हमले करने की कोशिश कर रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने की बाकायदा पुरजोर तरीके से कोशिश लेबनान और ईरान की तरफ से हो रहा है। इस बीच सीरिया से भी इस तरह की खबर आ रही है कि इजराइल ने वहां पर भी अटैक करने की कोशिश की है, एक रशियन बेस के पास, जहां पर खासा नुकसान पहुंचा है। तो ये स्पिल ओवर इफेक्ट हम रोमाना जो पिछले 2-1 रोज से बात कर रहे हैं, जिसका डर था वो बढ़ता जा रहा है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है और एक तरह से सीमित वॉर में ये तब्दील होता जा रहा है। और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि पहले ईरान ने इजराइल पे हवाई हमले किए, इजराइल ने उसका काउंटर अटैक करने के लिए ग्राउंड में फोर्सेस भेजे, और अब लेबनान की तरफ से इस तरह का बड़ा हमला इजराइल पे किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका आशीष कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल बम बरसा रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत के पास रिहायशी इलाकों में इजरायल के बम गिर रहे हैं, जिससे पूरी बिल्डिंगें मलबे में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। लेबनान की तबाही को एबीपी न्यूज ने अपने कैमरे में कैद किया है। लेबनान से एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। युद्ध कुछ नहीं देखता। इस वक्त एबीपी न्यूज मौजूद है लेबनान की राजधानी बेरूत के पास, और मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर इजराइल ने तकरीबन 15 मिनट पहले जोरदार विस्फोट स्ट्राइक किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग को जिसमें ये आग लगी हुई है, इसे ध्वस्त कर दिया गया है, और ये लेबनान की राजधानी बेरूत से महज 15 मिनट की दूरी पर है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से जो लेबनान के दक्षिणी बॉर्डर पर युद्ध चल रहा है इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच में, वो युद्ध किस तरह से बेरूत की दहलीज यानी कैपिटल की दहलीज तक पहुंच गया है। ये बिल्डिंगें देखिए कितना भारी नुकसान हुआ है, और अभी सुबह के 6 बजे हैं, सिर्फ सुबह के 6 बजे हैं, तकरीबन 5:30 से 6 के बीच में ये हमला हुआ है। ये देख सकते हैं आप, जगह जगह सायरन बज रहे हैं और छोटे जो है उन धमाकों की आवाज़ आ रही है, और पीछे खड़े कुछ लोग हमें ये कह रहे हैं कि यहाँ दोबारा स्ट्राइक हो सकता है। लेकिन ये कैजुअल्टी सिर्फ यहीं तक नहीं है। आप देखिए ये पूरे बाज़ार को लेबनान आर्मी ने खाली करने के लिए बोल दिया है, और ये जगह जगह इन बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। ये पूरा रिहायशी इलाका है, भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में सुबह इजराइल ने स्ट्राइक किया है। अब यहाँ से डिस्ट्रक्शन की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये सायरन की आवाज़ जो आप सुन रहे हैं, ये हमले के बाद जो इमरजेंसी सायरन बिल्डिंग्स में लगे हुए थे वो हैं, सारी दुकानों को नुकसान पहुँचा है। व्हाट हैपेंड देयर? What happened here? Here there was a conflict from Between? Israeli. Here is civilians, no military, all civilians here. How many casualties are here? I don't know, but there were civilians. There is people under this building. Yeah. How many people are residing here? Do you have any idea? No, maybe 20, maybe 30. I don't know. Exactly. There is no rescue operation as of now. No. Nobody came here in this situation. It has done very early in the morning. Yeah, about 3 o'clock. Okay. ये देख सकते हैं कि ये लोकल रेजिडेंट बता रहे थे कि यहाँ हमला हुआ है, यहाँ आर्मी नहीं है, लोग नहीं हैं, और ये कुछ लोग देखिए अपनी गाड़ियों को, सामान को, दुकानों को, ये रिहायशी इलाके को देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये देखिए
किसी की गाड़ी यहाँ पर, ये BMW गाड़ी खड़ी थी, इस गाड़ी के अंदर से ये पूरा बिल्डिंग का हिस्सा देखिए इस गाड़ी की छत पर आ गिरा है। ये इसके मालिक हैं, ये सामान निकाला जा रहा है। व्हाट हैज हैपेंड हियर? व्हाट यू आर लुकिंग आफ्टर? दिस इज योर कार? نعم दिस इज योर कार? اوكي व्हाट हैपेंड? يعني نزل هذا بالليل هذا كله إله هذا راح هذا قهوة هون كافيه كمان और ये देखिए डिस्ट्रक्शन की एक और तस्वीर, ये देखिए किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं। ओके, ये देखिए ये है पूरी बिल्डिंग के धमाके के बाद उड़ने की तस्वीरें। यहाँ पर इजराइल ने हमला किया है। आप एबीपी न्यूज़ पर ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। वॉर जोन का वो इलाका जहाँ अभी अभी हमला हुआ है, ये तस्वीरें। ये देखिए रिहायशी इलाके में जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये लोगों के बिस्तर जो है, बिस्तर सोफ़ा की गद्दियाँ किस तरह से, ये देखिए यहाँ पर लोग रहते थे। ये बेडरूम की पिक्चर नज़र आ रही है, लेकिन इसे पूरे मलबे में बदल दिया गया है। ये देखिए ये बेडरूम है, यहाँ पर कोई आर्मी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। और ये अब से चंद मिनट पहले ये हमला हुआ है। पूरी की पूरी बिल्डिंग को देखिए किस तरह से तहस नहस कर दिया गया है। एबीपी न्यूज लेबनान की राजधानी बैरूत के नजदीक पहुंचा। ये वही इलाका जहां इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की थी। इजरायल का यह हमला कितना भीषण था, कैसे रिहायशी इलाकों में बारूदी विस्फोट के बाद मंजर खौफनाक है। युद्ध क्षेत्र से जगविंदर पटियाल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आप देखिए। एबीपी न्यूज़ पर वॉर जोन से सीधी तस्वीरें जगविंदर पटियाल के जरिए आप देख रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन अजीत चाको मेरे साथ वॉर जोन से ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको लूहूबहू दिखा रहे हैं कि किस तरह से इजराइल और लेबनान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध की ये तस्वीर बेरूत की दहलीज तक पहुंच गई है। ये एक भीड़भाड़ वाला इलाका है, रिहायशी इलाका है, और इसमें यहाँ पर इजराइल ने स्ट्राइक करके देखिए कितनी बड़ी तबाही की तस्वीर लिखी है। हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्सेस के बीच में जिस तरह से युद्ध चल रहा है, उसके बाद देखिए ये पूरी बिल्डिंग को कैसे तहस नहस कर दिया गया है। ये तस्वीरें हम सीधी आपको बेरूत से दिखा रहे हैं। इस पूरे रिहायशी इलाके को खाली करने के लिए कह दिया गया है यहाँ की मिलिट्री की तरफ से, लेकिन इस स्ट्राइक के बाद लोगों की आंख खुलती उससे पहले ये बिल्डिंग का निकलता हुआ धुआं और ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। और इस पूरे इलाके को इसलिए डेंजर जोन डिक्लेयर किया गया है क्योंकि ऐसा लगता है कि इजराइल ने इसकी मैपिंग की हुई है और यहाँ पर दोबारा हमला किया जा सकता है। एयर स्ट्राइक इस रिहायशी इलाके में हो सकता है। अभी सूरज यहाँ उगा नहीं है, लेकिन उससे पहले देखिए ये किस तरह से गाड़ियाँ हों, घर हों, ये बच्चों की आप देख सकते हैं कि किताबें नज़र आ रही हैं, ये सब कुछ मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। ये देखिए ये किसी के अकाउंट्स की बुक्स या फिर पढ़ाई लिखाई का तमाम वो काम नज़र आ रहा है। हर जगह जैसे किसी की लाइब्रेरी होती है, ये चेयर नज़र आ रही हैं। ये देखिए युद्ध किस तरह से भविष्य को तबाह कर देता है, वो तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। ये देखिए रिहायशी इलाका, इन गाड़ियों की हालत देखिए क्या कर दी गई है। जहां भी देखो तबाही की तस्वीर नजर आ रही है। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था इजराइल की तरफ से, ये एक बड़ा हमला किया गया है। और इस हमले में कैसे लोगों के आशियाने, उनके बिजनेस तबाह हो गए हैं, उसकी तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं। चंद मिनट पहले बेरूत की राजधानी, चंद मिनट पहले बेरूत राजधानी के पास ये हमला हुआ है और इस हमले की तस्वीर पूरे लेबनान को हैरान करने वाली है। देखिए पूरी की पूरी बिल्डिंग को, अब ये इस बारे में अभी खबर नहीं है कि आखिरकार इस बिल्डिंग में ऐसा क्या था जिसमें यह हमला किया गया है। इसमें कितने लोग थे अंदर, कितने लोगों की जान गई है, क्या मलबे के अंदर अभी भी बच्चे, महिलाएं या फिर दूसरे लोग यहाँ पर छुपे हुए थे या रह रहे थे, उनकी जान को हानि हुई है, इस बारे में कोई भी चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन तबाही की एक बड़ी तस्वीर यहाँ सूरज ढलने से पहले देखने को नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पहुँचने लगी हैं और ये गाड़ियाँ आप देखिए इस हमले की तस्वीर को देखते हुए यहाँ पर अब सतर्कता बढ़ा दी गई है। और हमें भी ये कहा जा रहा है कि इस इलाके को खाली कर दिया जाए, ऐसा ना हो कि एक और अटैक यहाँ पर दोबारा से कर दिया जाए। लिहाजा इस पूरी तबाही की तस्वीर को लेकर अब हिजबुल्लाह या फिर लेबनान का रिएक्शन आता है, ये देखने वाली बड़ी बात होगी।
कि बेरूत के पास दाही इलाके में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए। रिहायशी इलाके में बमबारी के बाद न सिर्फ बिल्डिंग्स मलबे में तब्दील हो रही हैं, बल्कि मौके पर आग भी लग गई है। तबाही की तस्वीरें डराने वाली हैं। एबीपी न्यूज हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले की हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बेरूत के पास युद्ध क्षेत्र से जगविंदर पटियाल की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। लेबनान की राजधानी बेरूत के पास इजरायली फोर्सेस ने एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं बेरूत के राजधानी के पास उस इलाके की जो एक रिहायशी इलाका था, लेकिन इस इलाके की पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है। और ये सुबह सवेरे आज जब लोग सो रहे थे तब ये हमला हुआ। इस हमले में कितने लोगों की जान गई है अभी तक ये पता नहीं लग पाया है, लेकिन बिल्डिंग के आसपास अभी भी आग की लपटें आप देख सकते हैं। और ये आग उस हमले की, उस तबाही की निशानी है जो इजराइल की तरफ से दी गई है। हिजबुल्लाह और लेबनानी फोर्सेस ने पूरे इलाके को खाली करने का आदेश दिया है। इस इलाके को पूरी तरह से खाली करने के लिए कह दिया गया है और ये कहा गया है कि इस इलाके को तुरंत बंद करें। रात के अंधेरे में इजराइल के इतने बड़े एयर स्ट्राइक के बाद बेरूत राजधानी में तनाव, घबराहट और डर फैला हुआ है। ये पुलिस की गाड़ियां हमारे आने के बाद पहुंच रही हैं। आप देख रहे हैं जब हम यहां इस साइट पर पहुंचे हैं तो कोई भी गाड़ी नहीं थी पुलिस की। पीछे देखिए आप किस तरह से धुआं निकल रहा है और इन गाड़ियों को कितना नुकसान हुआ है। पूरी की पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है। इस बिल्डिंग में क्या था, क्यों इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, इस बारे में कुछ भी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन देखिए बाजार हो, घर हो, ये सारी तस्वीर साफ करती है कि इजराइल ने ये पिन पॉइंटेड अटैक किया है। यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के जो लोग पहुँचे हैं, लोग जो उठ रहे हैं, देखिए वो किस तरह से वीडियो बना रहे हैं, हैरान हैं। इनकी गाड़ी को नुकसान पहुँचा है, इनकी दुकान को नुकसान पहुँचा है। ये सामने देखिए जिम्नेजियम था, जिम्नेजियम के पूरे शीशे और पूरी बिल्डिंग के परखच्चे उड़ गए हैं। और यही तस्वीर जो ऊपर धुआं उड़ रहा है, जिस तरह से ये धुआं उठ रहा है, इस तस्वीर को दर्शाता है कि जब यहाँ लोग रह रहे होंगे, सो रहे होंगे या रात को नींद में होंगे, कितना बड़ा हमला हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं और बहुत सारी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट हैं जहाँ पर लोग आकर अपना कामकाज करते थे। कई एंटरप्राइजेस के ऑफिसेज हम देख रहे हैं और इस पूरी तस्वीर को लोग जब उठ रहे हैं तो वो इस बात से हैरान है कि आखिरकार बेरूत की दहलीज पर इतना बड़ा ये हमला हुआ कैसे। और वो धुआं बिल्डिंग के अभी भी निकल रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग अभी पूरे मलबे को निकालने के लिए पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से शहर के बीचों बीच हमला किया गया है, ये सायरन बज रहे हैं, इससे एक बात तो सीधी साफ हो सकती है कि लेबनान में इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक शुरू किए हैं उसमें कोई भी रिहायशी इलाका भी अब सुरक्षित नहीं है। हमने बहुत सारी जगह यहाँ पर पहुँचने के बाद से देखी हैं, लेकिन कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि एक ऐसी जगह पर ये धमाका हो सकता है। और देखिए हिजबुल्लाह के गढ़ बेरूत की दाही इजराइल के हमले से भारी नुकसान हुआ है। कई इमारतें यहां पर भी गिरी हुई नजर आ रही हैं। बेरूत के दाही से जगविंदर पटियाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इजराइल फोर्सेस चुन कर उन इलाकों में एयर स्ट्राइक कर रही हैं जहां पर हिजबुल्लाह का गढ़ है या फिर हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स जहां रहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं दाहिद इलाके की उस बिल्डिंग के बाहर जहां पर इजराइल एयर स्ट्राइक किया गया है। और पीछे आप बिल्डिंग की तबाही देख रहे हैं। रिहायशी इलाकों के बीच में यहाँ जगह जगह आप हसन नसरल्ला के पोस्टर लगे हुए देखेंगे और इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर पूरी बिल्डिंग को गिराया गया है, उसके बाद नसरल्ला की तस्वीर वहाँ ऊपर लगा दी गई है और पूरे झंडे लगे हुए हैं। ये वही इलाका है जहाँ पर हिजबुल्लाह के सपोर्टर रहते हैं और इन एयर स्ट्राइक के बाद हिजबुल्लाह के अंदर अलग तरह का तनाव है। तनाव इसलिए है क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें 80% पॉलिटिकल पावर्स को हिजबुल्लाह ने लेबनान की कंट्रोल कर रखा है। लेकिन अगर इस बार इजराइल के साथ टक्कर लेते हुए वो अपना बचाव या उन लोगों को जिनको की डिस्प्लेस किया जा रहा है, इवैक्यूएट किया जा रहा है दक्षिणी बॉर्डर से, उनको नहीं रोक पाता है और इस तरह के हमले लगातार जारी रहते हैं। रिहायशी इलाकों में यूं बिल्डिंगें जमींदोज होती रहती हैं। तो इन इलाकों में जो प्रेशर हिजबुल्लाह के ऊपर है, लोगों का जो उनके ऊपर भरोसा है वो उठ जाएगा। और एयर स्ट्राइक से कैसे बचना है, इवैक्यूएशन से कैसे बचना है, इसको लेकर अब हिजबुल्लाह तनाव में आ गया है क्योंकि अमेरिका की सपोर्ट मिलने के बाद एक के बाद एक इजराइल ने उन तमाम रिहायशी इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं, एयर स्ट्राइक तेज कर दिए हैं जहां पर हिजबुल्लाह, उनके सपोर्टर या फिर
नसरल्ला के कमांडर और तमाम चीज़ें रहते हैं। ये पूरी डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाहे वो रहे दुकानें हों, चाहे बेसमेंट के एरिया बना रखे हों या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हो, इन तमाम इलाकों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया इस एयर स्ट्राइक में, एक तनाव है। बेरूत की राजधानी तक इजराइल के हमले पहुंच गए हैं। उन रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर इजराइल को लगता है कि उसके दुश्मन या उसके दुश्मन के सपोर्टर्स यहां रहते हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के लिए इजराइल के एयर स्ट्राइक एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन अजीत चाको के साथ आपको बेरूत, उसकी राजधानी के आसपास के जिन भी इलाकों में एयर स्ट्राइक हो रहे हैं उन जगह से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं। आगे भी दिखाता रहूंगा, लेकिन साथ ही आपको दक्षिण बॉर्डर पर भी लेकर जाऊंगा जहां हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भयंकर लड़ाई चल रही है। 400 मीटर तक घुस आया है इजरायली फोर्सेस और माना यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह उनको एम्बुश कर रहा है। घाटी भरा इलाका है दक्षिणी बॉर्डर का, लेकिन दक्षिणी बॉर्डर पर जो लड़ाई चल रही है वो तो एक तरफ है। जो एयर स्ट्राइक इजराइल कर रहा है उससे अब राजधानी बेरूत और उसके आसपास के इलाकों में ना सिर्फ सन्नाटा है, ना सिर्फ उनको खाली करवाया जा रहा है, बल्कि जो शहरी आबादी है उसे भी अपने घरों से बाहर रहना पड़ रहा है। और हिजबुल्लाह के लिए, लेबनान सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि आखिरकार कैसे 10 लाख लोगों को इवैक्यूएशन से बचाया जाए, उनको शरणार्थी कैंपों में जाने से रोका जाए। इसीलिए हिजबुल्लाह तनाव में है, लेकिन उसे रोकना, इजराइल को रोकना उसकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो इस बार ऐसा नहीं कर पाता है तो वो ना सिर्फ पॉलिटिकली वीक हो जाएगा, बल्कि जो भरोसा उन्होंने हिजबुल्लाह यानी पार्टी ऑफ गॉड जो नाम दिया है, रिलीजियस पार्टी को जो नाम दिया है, उसकी छवि को भी धक्का लगेगा, वो भी धूमिल होगी। लिहाजा फिलहाल जो ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें नजर आ रही हैं, इन ग्राउंड जीरो की तस्वीरों ने किस तरह से हिजबुल्लाह को हिला दिया है ये इजरायली फोर्सेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ के लोग इसको देखते हुए तनाव में हैं। खतरा बहुत है, हमला कहीं भी हो सकता है, एयर स्ट्राइक कहीं भी हो सकता है। लिहाजा एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर बना रहेगा। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, बेरूत का दाहिद इलाका, लेबनान। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, मनीष सिसोदिया नए घर में शिफ्ट होंगे। हरभजन सिंह के सरकारी आवास में मनीष सिसोदिया शिफ्ट होंगे, ये जानकारी मिल रही है। 32 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, सिसोदिया का यही नया पता होगा। अभी तक AB 17 मथुरा रोड पर मनीष सिसोदिया रह रहे थे। सीएम आतिशी को आवंटित हुआ है घर, जिसमें सिसोदिया अभी तक रह रहे हैं। अब मनीष सिसोदिया भी अपना घर खाली कर देंगे और मनीष सिसोदिया शिफ्ट हो रहे हैं हरभजन सिंह को जो घर आवंटित हुआ है उस घर में, जो 32 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर है। यही मनीष सिसोदिया का अब नया पता होगा। हरभजन सिंह आप जानते हैं आम आदमी पार्टी के कोटे से राज्यसभा सांसद हैं और उन्हीं को जो सरकारी आवास आवंटित है उसमें शिफ्ट होंगे मनीष सिसोदिया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस समय मौजूद हैं। दीपक, मनीष सिसोदिया भी अरविंद केजरीवाल की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, घर खाली करेंगे और जिस तरीके से खबर आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी के किसी सांसद को जो घर अलॉट है नई दिल्ली में वहां शिफ्ट होंगे। मनीष सिसोदिया भी हरभजन सिंह को जो सरकारी घर आवंटित है वहां शिफ्ट होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, 32 राजेंद्र प्रसाद रोड ये पता है मनीष सिसोदिया के नए घर का। मनीष सिसोदिया अब तक AB 17 मथुरा रोड में रह रहे थे। जब उन डिप्टी सीएम थे उस दौरान उनको वो घर आवंटित हुआ था। हालांकि जब वो जेल चले गए थे कथित शराब घोटाले में, तब भी उनका परिवार उसी घर में रहता था और अब तक वहीं रह रहा था। लेकिन जो मथुरा रोड वाला जो घर है वो अब मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी को आवंटित किया जा चुका है। ऐसे में मनीष सिसोदिया लगातार अपने लिए घर तलाश रहे थे। लेकिन इस बीच अब ये जानकारी मिल रही है कि जो राजेंद्र प्रसाद रोड का जो घर है ये अब मनीष सिसोदिया को मिल गया है और ये ऑफर किया गया है उन्हीं के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह की तरफ से। दरअसल हरभजन सिंह यहाँ पर नहीं रहते, उनका स्टाफ रहता है, सरकारी कामकाज होता था और उन्होंने भी कहा था कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहीं और शिफ्ट होना चाहते थे, मनीष सिसोदिया ने भी ये बात रखी थी कि वो भी शिफ्ट होंगे। उन्होंने ये ऑफर रखा था जिसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और अब यहाँ जल्द शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, दिल्ली ड्रग्स केस में कांग्रेस कनेक्शन को लेकर बीजेपी की तरफ से सवाल उठा दिए गए हैं। जो मुख्य आरोपी है उसी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी की घेराबंदी की है। बीजेपी कह रही है ड्रग्स रैकेट का जो मुख्य आरोपी है कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। आरोपी के फोन में दीपेंद्र हुड्डा का नंबर मिला है। ये मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान, ये कहकर बीजेपी कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है और साथ ही सवाल पूछ रही है क्या चुनाव में इस्तेमाल हो रहा था ड्रग्स का ये पैसा।
राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। ये श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ इनकी फोटो है। मामला इतना ही नहीं है, अन्य वरिष्ठ नेता कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी के साथ इनकी फोटो है। मगर एजेंसियों को उसके फोन से दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर भी बरामद हुआ है। अब देश के युवाओं को सीधे नशे में इन्वॉल्व करने वाले इतने बड़े कांड के साथ कांग्रेस के ऑफिशियल पदाधिकारी का सीधा संबंध उजागर होना बहुत गहरे और खतरनाक संकेत देता है। ये जो पैसा इन्वॉल्व हुआ है, क्या ये पैसे की जानकारी कांग्रेस पार्टी को है और क्या इससे पहले भी पैसे आ चुके हैं? दरअसल दिल्ली में ड्रग्स तस्करी में गिरफ्तार आरोपी का कांग्रेस कनेक्शन सामने आ गया है। पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि जो मुख्य आरोपी है तुषार गोयल, वो यूथ कांग्रेस से जुड़ा रहा है। सोशल मीडिया में तुषार गोयल का डिक्की गोयल के नाम से एक अकाउंट भी है। कांग्रेस के नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें भी हैं। पूछताछ में तुषार गोयल ने अपने कांग्रेस कनेक्शन की बात कबूली। कल दिल्ली में 5,000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की गई और इसी मामले में मुख्य आरोपी तुषार गोयल, जिसका अब कांग्रेस कनेक्शन सामने है और इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस नेताओं के साथ आरोपी तुषार गोयल की ये तस्वीरें सामने हैं। खुद को घिरता देख ड्रग्स केस के आरोपी को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सफाई दी जा रही है। कांग्रेस के नेता हैं संदीप दीक्षित, उनका बयान सामने आया है। कह रहे हैं आरोपी पहले यूथ कांग्रेस का सदस्य था, ये कहना है संदीप दीक्षित का। पार्टी से निकाला जा चुका है तुषार गोयल। तो कांग्रेस पार्टी तुषार गोयल से किनारा करते हुए, पल्ला झाड़ते हुए यहां पर नजर आ रही है। कांग्रेस कार्रवाई करती है, बीजेपी कार्रवाई नहीं करती। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि वो पहले कांग्रेस का कार्यकर्ता था, यूथ कांग्रेस में था, लेकिन पार्टी से उसे निकाला जा चुका है। जो लड़का पकड़ा गया वो किसी ज़माने में यूथ कांग्रेस से संबंधित था और 2-1 साल पहले ही उसको निकाल दिया गया था। तो ये तो बल्कि एक सराहना वाली बात है कि कोई व्यक्ति जो बाद में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जाता है उसको पहले ही हमारी पार्टी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को दूसरा रुख लेना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी कम से कम कहीं बलात्कार इसके लोग करते हैं वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं करती है। कठुआ जैसे रेप में इनके लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं तब कोई एक्टिविटी नहीं करती है। इनके कितने लोग देशद्रोही गतिविधियों में पाए गए हैं उसमें कोई एक्टिविटी नहीं करती है। तो इस पार्टी के पास तो किसी के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो देखिए, एक तरफ तो ये सियासी आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ये जो नशे के बड़े खेल का खुलासा हुआ है, जरा इसको लेकर आप समझिए। स्पेशल सेल ने ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया। 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये ड्रग्स जो बरामद की गई, इसमें 562 किलो तो कोकीन ही है जो बताया जा रहा है बरामद हुई है। 40 किलो थाईलैंड की मिर्वाना ड्रग मिली है। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और तुषार गोयल मुख्य आरोपी, इस पूरे रैकेट का वही किंगपिन बताया जा रहा है। पहले पुलिस ने 15 किलो कोकीन बरामद की थी। पूछताछ के बाद गोदाम से ये बड़ी मात्रा में जो ड्रग्स बरामद की गई। मिडिल ईस्ट का एक हैंडलर है जो इस पूरे रैकेट को ऑपरेट कर रहा था। तो विदेश में जो हैंडलर है वो मिडिल ईस्ट पे बैठा हुआ है और यहां पर इस ड्रग्स रैकेट का पूरा किंगपिन तुषार गोयल। इस बीच हरियाणा के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये जो नशे वाला मुद्दा है इसे चुनाव प्रचार में उठा दिया। हरियाणा की शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नशे के कारोबारियों को असुर बताया। इनकी तुलना महिषासुर और चंडमुंड असुरों से कर दी। सरकार तो उन महिषासुर और चंड और मुंड के लिए जगत जननी मां भगवती ही है जो नशे के कारोबार में लिप्त है। बहनों और भाइयों, ये नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं।
तो हरियाणा के चुनाव प्रचार में आज बीजेपी के कई दिग्गज पूरी ताकत के साथ उतरे हैं और इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी हरियाणा के पलवल में पहुंचे, बीजेपी के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। हेमंत बिस्व शर्मा ने दिल्ली में ड्रग्स रैकेट के आरोपी के कांग्रेस कनेक्शन को लेकर कहा, कुछ देश विरोधी ताकतें नशे के कारोबार को बढ़ावा दे रही हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। रैकेट का खुलासा हुआ दिल्ली में, उसमें 5,000 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई और जो सरगना पकड़ा गया उसका संबंध कांग्रेस के साथ बताया जा रहा है। देखिए, तुष्टीकरण का राजनीति, असम में जो भी ड्रग्स पकड़ा जाते हैं उसका पीछे 80% एक्यूज एक वही इकोसिस्टम का होते हैं। हमारा देश को ये ड्रग्स आते कहाँ से? हमारा देश को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान, चाइना, वही सब जगह से हमारा देश तक ड्रग्स आते हैं, हमारा युवा शक्ति को बर्बाद करने के लिए। तो इसीलिए मेरा लगता है कांग्रेस इन्वॉल्व है नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन पाकिस्तान और हमारा जो देशद्रोही लोग हैं वही भारत में ड्रग्स भेजने का काम करता है और ज़रूर भारत में एक इकोसिस्टम भी है जो पाकिस्तान को मदद करते हैं। लेकिन बाकायदा बीजेपी के मंच से ये बात कही गई है कि दिल्ली युवा मोर्चा आरटीआई सेल का जो प्रभारी है वो ड्रग रैकेट में शामिल है। नहीं, देखिए, हमारा पार्टी ने कुछ बोला है तो सबूत का साथ ही बोलेगा, ऐसे तो नहीं बोलेगा। और उधर हरियाणा में प्रचार के आखिरी दिन नेताओं ने जो ताकत झोंकी हुई है, नूह में राहुल गांधी पहुंचे, उन्होंने जनसभा की, कह रहे कांग्रेस नफरत को मोहब्बत से काटती है। बीजेपी ने नफरत घोली, कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान खोली। देश में गरीबों, किसानों, संविधान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। राहुल गांधी हरियाणा के नूह में चुनावी सभा में। हमने यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और जहां भी बीजेपी वालों ने नफरत का बाजार खोला वहां कांग्रेस पार्टी ने मोहब्बत की दुकान खोली। पूरे देश में ये हमारा तरीका है। हम मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रचार छोड़कर सोनिया गांधी से मिलने पहुंच गईं कांग्रेस की नेता कुमारी सैलजा। दिल्ली में सोनिया गांधी से कुमारी सैलजा ने मुलाकात की है। आप जानते हैं हरियाणा में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में इतने खास मौके पर प्रचार छोड़कर सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए कुमारी सैलजा पहुंची तो कई तरीके के सवाल खड़े हुए। क्या कांग्रेस में कलह एक बार फिर से हावी हो रही है? सबसे बड़ा सवाल यही जो फिर से सामने है। हालांकि पिछले दिनों आप जानते हैं जो विजय संकल्प यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की, उसमें एक ही मंच से राहुल गांधी ने बाकायदा कुमारी सैलजा और भूपिंदर सिंह हुड्डा दोनों के हाथ मिलवाए थे वहां पर मंच पर। लेकिन अब प्रचार के आखिरी दिन कुमारी सैलजा सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं प्रचार छोड़कर। इसको लेकर सवाल है। वहीं हरियाणा के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जुलाना से कांग्रेस के उम्मीदवार विनेश फोगाट, उन्होंने भी पूरा जोर लगा दिया है। विनेश फोगाट ने अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार किया है, जनता से वोट की अपील कर रही हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने विनेश फोगाट से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तमाम प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। हम मौजूद हैं जुलाना सीट पर, जहां पर विनेश फोगाट जो चुनाव मैदान में है और इस वक्त जो है गांव-गांव, गली-गली, घर-घर घूम करके जहां से भी मुमकिन हो सकता है समर्थन का वो जो समर्थन जो है लिया जा रहा है, बटोरा जा रहा है। 36 बिरादरियों का समर्थन जो कि जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, उसी कड़ी में कोशिश ये की जा रही है कि 36 बिरादरी के लोगों के साथ में एकजुट हुआ जा सके और उनका समर्थन हासिल किया जा सके। गाँव के बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जा रहा है, तो जो युवा हैं उनके साथ में कहीं सेल्फी हो रही है तो कहीं पर जो है उनका जो है पैर छू करके आशीर्वाद लिया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से इस वक्त जो है गली गली घूम रही हैं विनेश फोगाट, और विनेश फोगाट के समर्थक उनके साथ साथ अलग अलग गाँवों का दौरा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कुछ इस तरीके की तस्वीरें इस वक्त जुलाना विधानसभा सीट पर, जहां पर सीधा मुकाबला विनेश फोगाट और योगेश के बीच में, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके बीच में है और दोनों के ही अपने दावे हैं। लेकिन ये तस्वीरें निश्चित तौर पर
क्या लग रहा है? विनेश तो आपके घर पे आ गई, लेकिन मुकाबला क्या है? मुकाबला 50,000 से जीतेगी। अच्छा, विनेश जीतेंगी। हाँ जी, विनेश। और योगेश? योगेश का कुछ नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं है जी। क्यों विनेश का पलड़ा क्यों भारी है? बदलाव चाहता है जी कांग्रेस का राज लाट। देखिए लड्डू भी जो है विनेश, अभी तो जीत के बाद के लड्डू अगर होंगे तो जीत मिलेगी उसके बाद। जीत के लड्डू ऐसे जीते एक तरफा है जी, एक तरफा माहौल, एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा। अच्छा, काहे वजह क्या? वजह की तो पूछो ना जी आप। अच्छा जी बताए। यह सरकार बदलनी है हमने। अच्छा, या नहीं लेनी है। और जुलाना विधानसभा सीट से विनेश फोगाट के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार योगेश बैरागी धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। योगेश बैरागी का दावा है कि हरियाणा की 36 बिरादरियां तो उनके साथ हैं और वो जीत को लेकर अपनी पूरी तरह आश्वस्त हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने योगेश बैरागी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हरियाणा में 5 तारीख को होना है मतदान। आज है प्रचार का आखिरी दिन, आखिरी कुछ घंटे हमारे साथ मौजूद हैं जुलाना से योगेश। आखिरी कुछ घंटे क्या माहौल रहा है, क्योंकि पहली बार चुनाव मैदान में आप भी हो? और जो कुछ घंटे हैं, कुछ घंटे जो है कि बड़ी खुशखबरी के घंटे हैं, क्योंकि धरातल पे भाजपा की जो समर्थक है बहुत मजबूत है और एक तरफा भाजपा के कमल के फूल को प्यार भी मिल रहा है और लोगों के अंदर उत्साह भी है, उमंग भी है। जुलाना की सीट की बात की जाए तो ये जाट बाहुल सीट कही जाती है। विनेश उसी जो समुदाय से आती हैं, मुकाबला मुश्किल हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ऊपर जो, मेरे सर के ऊपर जो आशीर्वाद है 36 बिरादरी का है और इसमें जाट समाज का भी है। और रही बात हरियाणा में चुनाव प्रचार का ये जो आज आखिरी दिन है, बीजेपी और कांग्रेस सभी के दिग्गज जो हैं वो प्रचार में पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। महेंद्रगढ़ जिला है अटेली विधानसभा सीट से, जहां उम्मीदवार आरती सिंह राव चुनाव प्रचार में उतरी हैं, अपनी जीत का दावा कर रही हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह ने आरती सिंह से खास बातचीत की। हरियाणा के चुनाव का आज प्रचार का आखिरी दिन है और मेरे साथ मौजूद हैं आरती सिंह राव जी, जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है। जीत की तरफ नजदीक जाती हुई क्या आप कह सकते हैं दिखाई दे रही है? बिल्कुल लग रहा है। आरती जी ये मैंने कहा नहीं था ये लो जी ये मैंने कहा नहीं था, ये लोग खुद ही कर रहे हैं। मगर मैं ज़रूर कहूँगी कि जितना अपार जोश और प्यार मुझे मिल रहा है आज के दिन, मुझे ज़रूर पूरी उम्मीद है कि आने वाली 5 तारीख को ये वोटों में तब्दील होंगी। कहीं ना कहीं जो आपका नाम जोड़ा जा रहा है वो प्रिविलेज से लेकर भी जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर एंट्री हुई, लेकिन आरती जी कौन है, जानना चाहते हैं कि आरती जी की शख्सियत क्या है? नहीं, एक तो मैं बोलूँगी मैं हेलीकॉप्टर से छोड़ी गई नहीं हूँ। मैं 15 साल से लोगों के बीच रह रही हूँ। यहाँ तक अटेली वालों को सबको मेरा नाम मालूम था, इसलिए मालूम था क्योंकि मैंने अपने लिए एक नाम कमाया है, लोगों के दिलों में एक जगह बनाई है। मैंने पूरी कोशिश की है 15 साल से अपने लोगों का साथ देने की, उनके विकास कार्यों में उनकी मदद करने की। तो मैं बिल्कुल नहीं मानती मैं हेलीकॉप्टर, मेरे को लगता है ऑपोजिट साइड से कि मुझे टारगेट किया गया क्योंकि मैं राव इंद्रजीत। तो हरियाणा का सियासी पारा आप देख रहे हैं किस तरीके से चढ़ा हुआ है। आज प्रचार का आखिरी दिन है और फिर 5 अक्टूबर वो तारीख जब हरियाणा में वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर सबसे तेज नतीजे यही एबीपी न्यूज पर हमारे साथ देखिएगा। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज प्रचार के आखिरी दिन सभी जो उम्मीदवार हैं उन्होंने पूरी ताकत झोंकी हुई है, अपनी जीत को लेकर हर मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे एक कैंडिडेट नूह से कांग्रेस के प्रत्याशी आफ्ताब अहमद हमारे सहयोगी जैनेंद्र के साथ इस समय मौजूद हैं। जैनेंद्र, कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं आफ्ताब अहमद अपनी जीत को लेकर? बिल्कुल बात करेंगे रोमाना। और आफ्ताब अहमद के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन खुद राहुल गांधी पहुंचे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। जाहिर सी बात है आफ्ताब साहब जोश तो आपका हाई होगा, राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा दोनों पहुंचे। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? रोमाना खान का सवाल है। मैं समझता हूं कि नूह ही नहीं, पूरे हरियाणा में आज जो जोश, जो उमंग और जो जन आक्रोश बीजेपी के खिलाफ और जो विश्वास मतदाता का, आमजन का, गरीब का, 36 बिरादरी के लोगों को जो कांग्रेस के प्रति बन रहा है, मैं समझता हूं कि इतिहास दोहराने जा रहा है। और कांग्रेस की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस 1966 के बाद 2024 में विधानसभा चुनाव में होने जा रही है। आप लोग बड़ा दावा कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच, और 36 बिरादरी के साथ की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। और बगल की सीट पलवल पर हेमंत विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि अगर पलवल में कांग्रेस जीत गई तो जैसे नूह में
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं वैसे ही पलवल में लगेंगे। अब मुझे पता नहीं यहाँ लगते हैं नहीं लगते हैं, उन्होंने जिक्र किया, मैं चाहता हूँ आप इस पर जवाब दें। देखो शर्मा जी जो है ना, वो ऐसी जो बयानबाजी है ना, अनगर्ल बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ ना आज तक पाकिस्तान, जो लोग पाकिस्तान गए नहीं, जिन्होंने इस देश को अपना देश समझा, कांग्रेस उम्मीदवार किस तरह आफ्ताब के अहमद को पाकिस्तान आप सुन रहे हैं, अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। और अब खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं बिहार में एक नए सियासी दल का आगाज हो चुका है। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज नाम से नई पार्टी लॉन्च कर दी है। एबीपी न्यूज से प्रशांत किशोर ने कहा है बीजेपी के साथ वो कभी गठबंधन नहीं करेंगे। सरकार बनते ही शराबबंदी का जो फैसला है नीतीश सरकार का, उसे खत्म कर देंगे। प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव पर भी जमकर निशाना साधा। लालू के डर से लोग बीजेपी को वोट देते हैं, ये कहना है प्रशांत किशोर का। सर पार्टी आपने लॉन्च कर दी, क्या विजन है ये आपने रखा? अगले साल चुनाव होना है, लेकिन आपने कहा कि इस साल 4 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है, तो चारों सीटों पर लड़ने जा रही है आपकी पार्टी? बिहार ये जानना चाह रहा है। पहली बात तो हमारी पार्टी नहीं है, हम लोगों ने उस पार्टी को बनाने में कुछ योगदान दिया है और आपके सामने सबसे पूछा हमने कि 25 तक रुका जाए कि 24 में ही हिसाब बराबर किया जाए। लोगों ने कहा 24 में कीजिए, तो उपाय तो यही है कि 4 विधानसभा हो रहा है, लोकसभा उपचुनाव, तो उसमें लड़कर देखा जाए। लोग तो ऐसे ही कहते हैं अच्छा ठीक है। शुरुआत जब हम लोग चलना शुरू किए तो लोगों ने कहा बिहार में कुछ नहीं हो सकता है, इनके साथ कौन आएगा, इनका तो क्या जाति है। लेकिन आप देख रहे हैं क्या भीड़ है, क्या लोग, कितने लोग जुड़ रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं अच्छा ठीक है, लोग तो आ रहे हैं, बात तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतेंगे तब ना। तो लोगों को तो मनवाना पड़ता है, जब आप हमारे कहने से तो होगा नहीं। जब उनको चुनाव जीत के दिखाया जाएगा तब मानेंगे कि चुनाव जीता जा सकता है। और मैंने कहा, पूछा लोगों से भाई 25 तक इंतज़ार करना है कि अभी करना है, तो लोग बता रहे हैं कि अभी कीजिए, तो किया जाएगा। जो आदेश है पार्टी का वो करेंगे। सर 30 सालों से बिहार की राजनीति नीतीश लालू के इर्द गिर्द घूम रही है। पिछले 5 साल में तेजस्वी आए हैं, चुनाव तो अगले साल होना है जो विधानसभा का है, लेकिन आप क्या लग रहा है कैसे जगह बना पाएंगे? क्योंकि आपके जो मुद्दे हैं उसको तो पब्लिक पसंद कर रही है, कोने कोने से बिहार के लोग आए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य को लेकर जो आपका विजन है पब्लिक पसंद कर रही है, लेकिन क्या वोट में वो तब्दील होगा? नहीं, देखिए, लोग वोट तो जिसको पब्लिक पसंद करती है वोट उसी को देगी। मतलब वोट देती है जिसको, अभी बिहार की जनता 30 साल से वोट उसको दे रही है जिसको पसंद नहीं करती है, मजबूरी में दे रही है, डर से दे रही है। भाजपा के डर से लालू को देती है, लालू के डर से भाजपा को देती है। तो अभी जो वोट मिल रहा है जिन दलों को, ये पसंद का वोट नहीं है, डर का वोट है। जन स्वराज को लोग पसंद करते हैं, तो अगर पसंद करते हैं तो उसको वोट भी देंगे। अब शराबबंदी हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश जी कहते हैं कि ऐतिहासिक फैसला है, आपराधिक मामलों में कमी आई। सो महिलाओं से जाके आप कहीं भी पूछ लीजिए, वो कहेंगे कि नहीं बहुत अच्छा फैसला है। तो ये जो आप ऐलान किया कि आप शराबबंदी हटाएंगे, क्या सर ये आपको लगता है कि इससे महिलाओं में गलत मैसेज जा सकता है? भाई, हमने इस अभियान में एक चीज़ कहा है कि जो सही है वो बोलेंगे, वोट मिले या ना मिले। मैंने आपको बताया कि शराबबंदी हटाकर क्या करेंगे। शिक्षा नीति की बात नहीं है। बिहार में अगर बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था बनानी है तो उसके लिए 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। और वो पैसा आएगा कहाँ से? पैसा आने का कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो उसका सबसे आसान और सीधा तरीका ये है कि बिहार में अगर शराबबंदी हटा दिया जाए तो हर साल 20,000 करोड़ रुपया मिलने लगेगा। तो शराबबंदी हटाएंगे तो उस पैसे से बंगला नहीं बनवाएंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वो पैसा पूरी तरीके से एक अलग अकाउंट में रखा जाएगा बजट के अंदर, जिसका सिर्फ और सिर्फ उपयोग बिहार में एक नई विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए किया जाएगा। बिहार में शराबबंदी है कहाँ? बिहार में शराबबंदी के नाम पर शराब का दुकान बंद है, होम डिलीवरी तो हो ही रहा है। और जो 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है वो पैसा जा रहा है यहाँ के भ्रष्ट नेताओं के पास, पुलिस के पास, माफियाओं के पास। सवाल उठ रहा है क्या इसलिए आरजेडी में घबराहट है? आरजेडी बार बार कहती है प्रशांत किशोर पांडे जी हैं, तो ये पांडे सब क्यों आरजेडी बार बार कह रही है? क्या सवर्णों के लिए स्कोप नहीं है? नहीं भाई, देखिए, जो जिसका जो संस्कार है वो तो बदलेगा नहीं।